Hello everyone, I'm CP Jadon, your GCNet Management faculty, and today we are going to see what is performance appraisal. But before that, देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एम्प्लॉय एंगेजमेंट के बारे में बात की थी, क्वालिटी वर्क लाइफ क्या होता है, एंड एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या होता है, जिसमें हमने बात की थी एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या होता है. और उसमें हमने दो तरीके की बात की थी. पनिशमेंट की बारे में बात की थी कि पनिशमेंट दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. फिर हमने प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन के बारे में बात की थी कि किस तरीके से आपको फॉलो करना होता है. पहले आप वर्बल वार्निंग देंगे, फिर रिटन वार्निंग देंगे, फिर आप उन्हें सस्पेंड करेंगे, देन टर्मिनेट कर देंगे. ये पूरा सीक्वेंस था. आज देखने वाले हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है. अगर हम जनरल तौर पे बात करें परफॉर्मेंस अप्रेजल की, तो क्या होता है कि जब आपके यहाँ या ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई जॉब कर रहा है या काम कर रहा है, तो क्या करते हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं. एक पीरियडिक सेंस में आप उन्हें मॉनिटर करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को आप मेजर करते हैं कि वो कितना टास्क कंप्लीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनका जॉब पे बिहेवियर कैसा है ना. तो यही होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. क्यों करते हैं आप परफॉर्मेंस अप्रेजल? हो सकता है आपको प्रमोशन देना हो, इंक्रीमेंट देना हो, या डिमोशन करना हो किसी को, है ना. तो इसीलिए आप जो HR डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं. अब देख लेते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ formal and structured system of measuring and evaluating an employee job related behavior and outcome. It helps in understanding how and why employee is performing at performing how and why an employee is performing at present and how they can perform better in future. The ultimate aim is to benefit employee, organization and society. तो हम वही बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि आप व्यक्ति के जॉब से रिलेटेड कितना अच्छा काम कर रहे हैं, या अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनका बिहेवियर कैसा है उस जॉब को लेकर, उस जॉब प्लेस में उनका बिहेवियर कैसा है ना. जिससे क्या हो कि आप मेजर कर सकें उनको प्रमोशन देने में, है ना, उनकी ग्रोथ को आप जांचने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी है, तो आप उनको ट्रेनिंग देंगे, है ना. आप उनको और सपोर्ट देंगे, जिससे कि क्या हो, फ्यूचर में वो अच्छा परफॉर्म कर सकें. ये कुछ तरीके होते हैं परफॉर्मेंस, मतलब फ़ायदे होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के. क्या होता है और इसके फ़ायदे क्या, हमने डिस्कस कर लिया. इट इज़ अ रेगुलर व्यू ऑफ एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस, assessing how well their work align with their job standard. This process identify strength, area of improvement, overall value. बस हमें एक बात याद रखनी है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये कौन करता है, HR डिपार्टमेंट करता है. कैसा करता है, पीरियोडिकली करता है. ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है. परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन करता है, HR डिपार्टमेंट करता है, और पीरियोडिकली किया जाता है ये. क्योंकि इसके बाद हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, है ना. वो क्या करता है कि जो व्यक्ति के मैनेजर हैं या जो मैनेजमेंट है वो उसको देख रेख करता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो कौन करता है, HR डिपार्टमेंट करता है, HR करता है, और ये पीरियोडिक सेंस में होता है. ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में हम कल बात करेंगे. अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने क्यों करते हैं हम. पे रेज, आपको इंक्रीमेंट देना हो, प्रमोशन करना हो, है ना, फीडबैक सिस्टम डेवलप करना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कि आप उनका अप्रेजल कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को आप जांच रहे हैं, और कोई गैप है तो उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं. इम्प्रूव सुपरविजन, कैरियर प्लानिंग में, हेल्थ एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, इम्प्रूव कम्युनिकेशन. तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के. इसके एडवांटेज क्या होंगे, मोटिवेशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन, परफॉर्मेंस स्क्रूटनी एंड स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन. तो ये इसके एडवांटेज हैं. इसके मेथड क्या है, इसके कई सारे मेथड हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे. कुछ ट्रेडिशनल हैं, कुछ मॉडर्न मेथड हैं. तो उनको हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे कि आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं. HR डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल किस मेथड के थ्रू करता है. नंबर 1 इज 360 डिग्री फीडबैक मेथड. इस मेथड में HR डिपार्टमेंट क्या करता है कि आपके बारे में आपकी फीडबैक लेने के लिए वो किन किन से बात करेंगे, आपके जो HR मतलब आपके जो सीनियर हैं उनसे बात करेंगे आपके बारे में.
आपके टीम मेंबर्स हैं उनसे बात करेंगे आपके बारे में, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं है ना उनसे बात करेंगे, आपके पीयर्स एंड कलीग्स हैं, क्लाइंट्स हो गए जिनसे आप डील कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ, और सेल्फ और आपसे बात की जाएगी। तो इसको 360 अप्रोच इसलिए बोलते हैं जैसे कि ये एक साइकिल पूरा करता है कि आपके सुपीरियर से भी बात करेंगे, आपके जूनियर से भी बात करेंगे जिनके साथ आप हैंडल कर रहे हैं कस्टमर्स एंड कलीग्स, इसीलिए इसको 360 मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो 360 मेथड में चार आप लोगों से आपके बारे में फीडबैक लिया जाएगा। वो कौन कौन होंगे? सुपीरियर, आपके सबॉर्डिनेट, आपके कलीग्स एंड कस्टमर्स जिनके साथ आप डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 360 मेथड। फिर हमारा 720 डिग्री मेथड। 720 डिग्री मेथड क्या है कि इसमें दो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सुपीरियर, एम्प्लॉई या आपके सबॉर्डिनेट्स, कलीग्स एंड कस्टमर, ये तो क्या होते हैं हमारे इंटरनल हो गए, इंटरनल फैक्टर हो गए। और इसमें क्या कहते हैं 720 में फैक्टर में आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। वो कौन कौन हो सकते हैं? सप्लायर, कस्टमर्स, इन्वेस्टर एंड अदर फाइनेंशियल बिजनेसेस। तो उनसे उनसे भी आपके बारे में फीडबैक लिया जाता है। जब इतने वाइड रेंज पे किसी का हम असेसमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम 720 डिग्री फीडबैक। आई होप आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज 360 डिग्री फीडबैक मेथड एंड व्हाट इज 720 डिग्री फीडबैक मेथड। यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो 360 मेथड होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? इंटरनल बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आपके कुछ 4-5 टर्म्स बनते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे टर्म्स को एक जगह ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। जैसे कि अगर 90 डिग्री फीडबैक की बात करेंगे तो सिर्फ आपके सीनियर से आपके बारे में पूछा जा रहा है और उसके बेस पर आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, अप्रेजल के बारे में आपसे रिपोर्ट ले रहे हैं। वहीं 180 डिग्री के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे दो लोग काउंट कर लेंगे, सुपीरियर एंड आपके कोलीग से बात करेंगे, है ना, और उसके बेस पे आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा। वहीं अगर 270 डिग्री के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आपके यहाँ पे ओके सबॉर्डिनेट प्लस सुपीरियर, है ना, और प्लस आपके कोलीग, ये तीनों आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। और जब आपके 360 बोलेंगे तो यहाँ पे ये तीनों आएंगे प्लस कस्टमर, तो इन चारों को मिला लेंगे तो 360 डिग्री बोल देते हैं। और वहीं एक एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिला लेंगे, है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं आपके, सप्लायर, इन्वेस्टर एंड कम्युनिटी, तो इसको बोलते हैं 720 डिग्री। ये क्या है? एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, एक एक टर्म से छोटे छोटे से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। फिर हमारा नेक्स्ट मेथड है असेसमेंट सेंटर मेथड। असेसमेंट सेंटर मेथड क्या है कि एक सिस्टमेटिक तरीका है यहाँ पे, है ना। आपको एक टीम ऑब्जर्व करेगी, आपको एक जगह पर लिया जाएगा, वहाँ पर आपके बारे में सिस्टमेटिक आपको ऑब्जर्व किया जाएगा और आपके बारे में क्या करेंगे? असेसमेंट बनाया जाएगा या फीडबैक लिया जाएगा। अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू असेस एम्प्लॉय पोटेंशियल फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट कर रहे हैं तो इसे असेसमेंट सेंटर मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं अप्रेजल करने में। इट इज़ सिस्टमेटिक मेथड वेयर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज असिस्ड बाय टीम एक्सपर्ट। एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है, वो आपको क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। कहाँ पर ऑब्जर्व करेगी? आपको रोल प्ले कोई एक्टिविटी कराई जा रही है, वहाँ पर कोई केस स्टडी आपसे सॉल्व करवाई जा रही है ना। इन बास्केट एक्सरसाइज मेथड, जहाँ पे कोई आपको एक सिमुलेटिव सिचुएशन बना के दे दी गई है ना, और वहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप पास पर्टिकुलर रिपोर्ट्स हैं, लेटर्स हैं, उनमें से आपको डिसीजन लेना है, तो आप कैसे लेंगे। तो आपकी ओवरऑल आपके क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह को वो चेक करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं। रोल प्ले में आपको एक रोल प्ले सिचुएशन दी जाएगी, वहाँ पर आपसे आपके जो बिहेवियर उसको आप वो चेक करते हैं। ट्रांजेक्शनल बिहेवियर में आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसको चेक करते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करके आपके बारे में असेसमेंट किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं असेसमेंट सेंटर मेथड। ये पूरा एक प्रोसेस है यहाँ पे कि 2 से 3 दिन के लिए चलता है, जहाँ पर आपको फुली एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। जो ट्रेंड लोग हैं वो आपको ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पर सब जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ये इसका एडवांटेज क्या है कि ये रियलिस्टिक असेसमेंट मेथड है, लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है एंड कॉस्टली भी है। ये कुछ मेथड्स हैं। फिर है हमारा बिहेवियरल एंकर रेटिंग मेथड या बार मेथड। यहाँ पे क्या है कि आप एक बार बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक बार बनाया है 1 to 5। अगर किसी को हम 1 रेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा है। अगर हम किसी को 5 नंबर देते हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, वो अपने टास्क, उसका बिहेवियर सारा कुछ अच्छा चल रहा है, वो अपने डेडलाइंस को सही से मीट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है एक बार। आप एक बार स्केल बनाते हैं और उसके बेस पे आप क्या कर रहे हैं कि व्यक्तियों को क्या दे रहे हैं, वो एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं, आप एक नंबर दे रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस को आप क्या कर रहे हैं? अप्रेजल
कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने 1 दिया है तो इसका मतलब है पुअर हैज़ नो प्लान और शेड्यूल फॉर वर्क, नो अवेयरनेस ऑफ डेडलाइंस, कि उनका ना तो काम पे ध्यान है ना वो डेडलाइन को कभी मीट करते हैं। वही 3 का मतलब है कि वो एवरेज एम्प्लॉई हैं, और 5 का मतलब है कि वो एक कंप्रहेंसिव शेड्यूल है, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं और अपनी डेडलाइंस को वो रेगुलरली मीट करते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा बिहेवियरल एंकर रेटिंग मेथड, सी बार मेथड। फिर हमारा चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है कि आप एक चेकलिस्ट बनाते हैं, एक कॉमन चेकलिस्ट बनाते हैं, है ना, और उसमें क्या करते हैं आप ट्रेड्स को लिख लेते हैं जो आपको ट्रेड्स आपको नापनी है। जैसे कि अगर हम यहीं पर जो फिगर है जिसमें देखें चेकलिस्ट में देखें तो एज रेगुलर ऑन टाइम एम्प्लॉय रेगुलर टाइम पर रेगुलर है या नहीं है, तो इसमें आप चेकलिस्ट करेंगे यस, या फिर अगर नहीं है तो नो करेंगे, है ना। डज मेंटेन डिसिप्लिन, तो आपको फिर चूज करना है। सो कंस्ट्रक्ट बिहेवियर विद कलीग, इंटरेस्ट एंड जॉब और नॉट, और आप नो करते हो। इस तरीके से आप एक चेकलिस्ट बनाते हैं किसी एम्प्लॉय के बारे में, फिर उसके बारे में आप क्या करते हैं उन्हें रेट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को आप अप्रेजल करते हैं। ठीक है, हर एक चेक उसको क्या दिया जाता है, वेटेज चेकलिस्ट बनाई जाती है। तो ये हमारा चेकलिस्ट मेथड। फिर हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या है कि आप एक पर्टिकुलर कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं हर जॉब में, है ना, उसमें हर कोई एक टास्क ऐसा होता है जॉब में जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं कि उस टास्क को या उस मूवमेंट पे उस पर्टिकुलर जॉब का फेलियर और सक्सेसफुल होना डिपेंड करता है ना। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, उस इंसिडेंट की स्टडी की जाती है और उसके बेस पे, है ना, आपने जब 1 साल भर जितना काम किया या 6 महीने जितना काम किया और वहाँ पे जो क्रिटिकल इंसिडेंट जितने भी बने हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है और वहाँ से आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जाता है कि आपने उन क्रिटिकल सिचुएशन में कैसा एक्ट या रिएक्ट किया था या आपका क्या बिहेवियर रहा था। तो उसके बेस पे क्या करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करते हैं। फोकस ऑन स्पेसिफिक क्रिटिकल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय दैट डिफरेंशिएट बिट इफेक्टिव फ्रॉम इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस। ठीक है, यहीं पे यही है ना, फोकस ऑन स्पेसिफिक क्रिटिकल बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं ऑफ एम्प्लॉय के बाद दैट डिफरेंशिएट इफेक्टिव फ्रॉम इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस। आप जिस समय इफेक्टिव परफॉर्मेंस आपकी रही और किस समय आपकी परफॉर्मेंस इनइफेक्टिव रही, उन क्रिटिकल मूवमेंट्स की यहाँ पे क्या करते हैं स्टडी करते हैं और उन्हीं के बेस पे आपका फीडबैक बनाया जाता है। सुपीरियर रिकॉर्ड इंसिडेंट पॉजिटिव और नेगेटिव एज व्हेन दे अकर। ठीक है, फिर हमारा कस्टमर और क्लाइंट रिव्यू। यहाँ से आपके बारे में जितने भी आप क्लाइंट्स और कस्टमर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उनसे आपके बारे में फीडबैक लिया जाता है और उसके बेस पे आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। बेस्ट सूटेड फॉर एम्प्लॉय इन कस्टमर फेसिंग रोल, जैसे कि जो लोग सेल्स में काम कर रहे हैं, सर्विसेज में काम कर रहे हैं, उनके लिए इस तरीके का मेथड अच्छा होता है परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए। मैनेजर सीक फीडबैक फ्रॉम क्लाइंट्स एंड कस्टमर रिगार्डिंग द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। तो ये होता है हमारा कस्टमर और या फिर क्लाइंट रिव्यू मेथड। फिर हमारा फील्ड रिव्यू मेथड क्या होता है, दिस अप्रेजल इज कंडक्टेड बाय समवन आउटसाइड द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, यूजली फ्रॉम HR और कॉर्पोरेट ऑफिस। देखो फील्ड रिव्यू मेथड में क्या है कि जो आपका अप्रेजल होगा वो किसी आउटसाइड पर्सन द्वारा किया जाएगा जो कि आपके डिपार्टमेंट से नहीं होगा, है ना। इन दिस प्रोसेस रिव्यू पीपल रिकॉर्ड, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रिव्यू किया जाता है। इंटरव्यूइंग द एम्प्लॉय, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। समटाइम इंटरव्यूइंग द एम्प्लॉय सुपीरियर, आपके जो सुपीरियर हैं उनसे बारे में इंटरव्यू किया जाएगा कि आपके बारे में उनसे पूछा जाएगा मतलब। तो ये है हमारा फील्ड रिव्यू मेथड। ये कहाँ पर यूज होता है, कॉमनली अप्लाइड इन प्रमोशनल डिसीजन एंड यूजफुल व्हेन कंपेरेबल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड अक्रॉस डिफरेंट यूनिट ऑफ लोकेशन। सो यही होता है हमारा फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड का बस यही हमें याद रखना है कि ये क्या होता है, एक आउटसाइड पर्सन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। फिर हमारा फोर्स चॉइस मेथड में क्या है कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन स्केल बनाना होता है और उस पर आपको फोर्सफुली उस पर आपको लिस्ट करना ही होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोर्स चॉइस मेथड बोलते हैं। रेटर इज गिवन अ सीरीज ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, जो एक रेटर होगा उसको सीरीज ऑफ स्टेटमेंट दिए जाएंगे आपको जो आपकी परफॉर्मेंस को रेट करने वाला है अबाउट द एम्प्लॉय, यूजली इन ब्लॉक और ब्लॉक ऑफ 2 और मोर। द रेटर मस्ट इंडिकेट विच स्टेटमेंट इज मोस्ट डिस्क्रिप्टिव एंड विच इज लीस्ट डिस्क्रिप्टिव ऑफ द एम्प्लॉय।
हर स्टेटमेंट के लिए क्या होगा, येस एंड नो होगा। द स्टेटमेंट आर ऑफ्टेन इन ट्रू एंड फॉल्स फॉर्मेट। द एक्चुअल असेसमेंट स्कोरिंग इज कैरिड आउट बाय HR डिपार्टमेंट बेस्ड अपॉन द वेइंग असाइंड बाय द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये उसमें क्या होता है कि हर स्टेटमेंट को एक वेटेज मिला होता है और उसको क्या करते हैं फिर आप एक डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है और उसके बेस पे आप क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को आप मेजर करते हैं या परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। तो ये हमारा फोर्स चॉइस मेथड। फिर हमारा जर्नल परफॉर्मेंस अप्रेजल, जर्नल परफॉर्मेंस अप्रेजल जहाँ पर जो कंटिन्यूस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। ये इन्वॉल्व कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। प्रोसेस इंक्लूड सेटिंग गोल्स, मॉनिटरिंग प्रोसेस, रिव्यूइंग आउटकम, है ना। तो ये एक जनरल सेंस में परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ओपन कम्युनिकेशन है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी सब्जेक्टिव इफ़ नॉट सपोर्टेड विद रिकॉर्ड। क्या क्या आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया और आप सिर्फ ऐसे ही बातों बातों में इसको परफॉर्मेंस को अप्रेज करने की बात कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि वहाँ पे आपका जो व्यू है हो सकता है कि रिसेंट जो आप रिसेंट आपने जो एक्टिविटी की है या टास्क कंप्लीट किया उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, या आपने नहीं कर पाया तो उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो एक बार थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। फिर हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड हम पढ़ चुके हैं अपना पहले ही, है ना। जहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमन को मतलब एम्प्लॉय को आप एक नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं और आप उनकी अकाउंटिंग करते हैं। जैसे कि आप अदर रिसोर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनकी आप अकाउंटिंग करते हैं। यहाँ पर क्या क्या नोट किया जाता है बेसिकली कि आप पर ऑर्गेनाइजेशन ने कितना खर्च किया है और आप कितना ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न कर रहे हैं। इसके बेस पे क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। एंड देन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये पीटर डकर ने दिया था। इसमें क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेट हैं और आपके जो सुपीरियर हैं, सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर आपस में एक साथ बैठते हैं और क्या करते हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका जो गोल है उसको सेट करते हैं। ठीक है, अब गोल सेट कर दिया, अब आपको टास्क दे दिया जाएगा काम करने के लिए। अब आपने एक्चुअल में जो परफॉर्म किया है ना, एक्चुअल में जो परफॉर्म किया उसको और जो आपने टारगेट सेट किया था, जो बेंचमार्क सेट किया था आप सबॉर्डिनेट एंड जूनियर ने मिलके, उससे कंपेयर किया जाता है कि आपने कितना टास्क कंप्लीट किया है, उस लेवल तक आपने अचीव कर पाया है या नहीं कर पाया। तो इस तरीके से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। फिर है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर आप जिस जॉब पे हैं वहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपसे ओरल इंटरव्यू हो सकता है आपका, या फिर आपसे पर्टिकुलर कोई टास्क दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा अभी आप इसे कंप्लीट करके दिखाएं, है ना। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि ऑन द स्पॉट आपके बारे में क्या किया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। फिर हमारा प्रोजेक्ट रिव्यू मेथड। प्रोजेक्ट रिव्यू मेथड क्या होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट फिर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उस टाइम पर आपने जो प्रोजेक्ट में कैसे किया है काम, क्या किया है, कितना किया है, प्रोजेक्ट आपने सही से कर भी पाए हैं नहीं, टाइमली आप कर पाए हैं नहीं, ये सब उसके बारे में देखा जाएगा और उसके बेस पर आपकी परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन मेथड। की प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद आपकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। फिर हमारा रेटिंग स्केल मेथड। रेटिंग स्केल मेथड भी सेम वही है जो चेकलिस्ट मेथड की तरह हमने देखा था कि यहाँ पर अब क्या करेंगे कि एक रेटिंग स्केल बना देंगे और उस पर आपको रेट करने की कोशिश करेंगे कि आपका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, स्किल्स हैं, वो किस तरीके से मैच कर रही हैं या चेक की जा रही हैं। मेजर ट्रेड सच एज डिपेंडेबिलिटी, इनिशिएटिव, एटीट्यूड, आउटपुट, अटेंडेंस एंड कॉर्पोरेशन एटसेट्रा। रेटिंग यूजली रेंज फ्रॉम एक्सीलेंट टू पुअर। ठीक है, एक सिंपल मेथड होता है लेकिन यहाँ पे कभी बायसनेस आ जाती है ना, कि हम जानबूझ के मान लो मैनेजर ने आपको सही रेट नहीं किया फिर, तो ये थोड़ा सा इस मेथड के साथ क्या ड्रॉबैक है। और पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस को आपके लेवल पर जो और लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब के साथ आपकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा और कंपैरिजन के बेस पे निकाला जाएगा कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है या अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो इसको बोलते हैं कंपेयर्ड कंपैरिजन मेथड। तो ये हमारे कुछ तकरीबन 10 या 12 हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड थे, है ना।
आज हमने देखा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, पहले इसे क्यों किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, फिर उसके कुछ मेथड्स हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए। ये जो शुरुआत वाले मेथड हैं ये तो आपको याद रखने हैं, है ना। और चेकलिस्ट मेथड आप याद रखिएगा, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड भी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड भी। एंड ये छोटे छोटे से आपके नाम है, आपको बस याद रखने की पता होना चाहिए क्या होता है। कभी कभी बस वन लाइनर आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के यूजेस क्या हैं, अगर हम डिटेल्स में देखें तो कुछ ऑर्गेनाइजेशनल यूज हैं और कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा कि आपकी परफॉर्मेंस में अगर कोई गैप है तो वो ट्रेनिंग देखो उसे कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए आपकी, है ना। वो इम्प्रूवमेंट के एरिया को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आपके बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, है ना। आपको मोटिवेट करने के लिए कि कैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सके, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है, इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। वही एम्प्लॉय को क्या फ़ायदे होते हैं कि उन्हें प्रमोशन मिल सके, बोनस मिल सके, है ना। आइडेंटिफाई नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल्स, क्लियरली लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आप सेट कर सकें, रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन, अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन और रिकॉग्निशन भी मिलेगा। तो यही क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं। सो हमने जस्ट पहले शुरुआत में बात की थी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मैंने बताया था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन करता है, एचआर डिपार्टमेंट, वहीं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कौन करेंगे, आपके जो इमीडिएट सुपीरियर हैं वो करेंगे, ठीक है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं जॉब इवैल्यूएशन के साथ, तो ये भी हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। जॉब इवैल्यूएशन भी एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू ही किया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या है कि आपने एक्चुअल काम कर लिया है, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया किया जा रहा है। वही जॉब इवैल्यूएशन क्या है कि जॉब कितना वर्थ करती है उसको हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, काम किया, उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इवैल्यूएट परफॉर्मेंस क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय। वहीं जॉब इवैल्यूएशन में क्या है, मेजर दी वर्थ एंड वैल्यू ऑफ द जॉब। यहाँ जॉब के बारे में हम बात करते हैं, जॉब की वैल्यू को इवैल्यूएट करने के बारे में बात करते हैं। जो जॉब परफॉर्मेंस है इसकी क्या है, पीरियोडिक सेंस में इसको हम करते हैं। और जॉब इवैल्यूएशन कोई इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है, जब रिक्वायर्ड लगता है तो हम ये करते ही हैं। पर्पज़ क्या होता है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रमोशन देना है, ट्रेनिंग देना है, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, ये सब देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का। वहीं जॉब इवैल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं तो क्रिएट पे स्केल बाय कंपेयरिंग जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप डिफरेंट क्या कर रहे हैं, जॉब इवैल्यूएट कर रहे हैं कि मैनेजर को सैलरी ज़्यादा दी जाएगी, फिर उनके जो अंदर काम कर रहे हैं उनको सैलरी कम दी जाएगी, फिर उनके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको और कम दी जाएगी। तो इस तरीके से आप जॉब इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से आप क्या करेंगे, जो पे स्केल है उसको फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब अप्रेजल। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। कल मिलते हैं।